Hello everyone, welcome back to English classes. And now I am going to explain about Varvas rules part 4. कुछ ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगे लेकिन वे प्लूरल नहीं होते। ऐसे नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे वास्तव में प्लूरल होते नहीं, अर्थात वे क्या होते हैं? वो सिंगुलर होते हैं। तो ऐसे नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। देखने में भले वो प्लूरल लगते हैं, लगने दीजिए। तो मैंने आपको बताया ऐसे नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगे लेकिन वो वास्तव में प्लूरल ना हो, वे वास्तव में सिंगुलर सेंस रखते हो, तो ऐसे नाउन्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे नाउन्स हैं क्या क्या, तो आप देख रहे हैं। ऐसे नाउन्स हैं न्यूज, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, स्टैटिक्स। आप देख रहे थे ऐसे नाउन प्लूरल लगते हैं लेकिन वे वास्तव में प्लूरल होते नहीं हैं। ऐसे नाउन से न्यूज, इनिंग्स, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा। ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है। जो लोग रूल नहीं जानते वो इन्हें प्लूरल ही मान बैठते हैं, लेकिन आपको इन्हें प्लूरल नहीं मानना। ये ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन ये वास्तव में प्लूरल होते नहीं, होते हैं ये सिंगुलर। चूंकि ये सिंगुलर होते हैं तो हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए लेते हैं एग्जांपल्स। आप एग्जांपल फर्स्ट देख रहे हैं। सब्जेक्ट है बिलियर्ड्स आर नॉट मोर पॉपुलर इन इंडिया। तो बताइए, इज दिस वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस वन इज इनकरेक्ट। व्हाई? एज बिलियर्ड्स हैव द सिंगुलर सेंस। ये सिंगुलर सेंस रखता है, सिंगुलर नाउन है, और चूंकि नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब अप्लाई करना पड़ता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज करना होगा। ये आर है तो ये आर होगा नहीं। बिलियर्ड्स सिंगुलर सेंस रखता है, इसलिए इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हो जाएगा इज नॉट मोर पॉपुलर इन इंडिया। अब अच्छा है, आप बात समझ रहे हैं जी। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है इथिक्स टीच अस हाउ टू बिहेव एंड सर्वाइव विद अदर्स। इथिक्स हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है और कैसे सर्वाइव करना है। जी, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जनरली कोई भी वर्ब प्लूरल होती है। जनरली कोई भी वर्ब प्लूरल होती है। यदि आप उसे सिंगुलर बनाना चाहते हैं या तो उसके साथ आप सिंगुलर ऑक्सिलरी का यूज करेंगे, या फिर आप वर्ब में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू नीड जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं। याद रहे, नाउन में एस या ईएस जोड़ने पर वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर वो सिंगुलर होता है। तो देखिए, ये इथिक्स है। ऊपर के एग्जाम्पल्स में से एक वर्ड ये भी होगा, और आपने देखा है ये भले प्लूरल लिखते हो लेकिन वो रियल में सिंगुलर सेंस रखते हैं, तो ये सिंगुलर है। तो देखिए ये वर्ब कैसा है, वर्ब प्लूरल है, क्योंकि जनरली कोई भी वर्ब प्लूरल होता है। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब प्लूरल बनाना होगा। सॉरी, हाँ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखना होगा, और जबकि ये प्लूरल वर्ब है। जनरली कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे सिंगुलर बनाना होगा। तो क्या करेंगे जी, आप यहां पर ई एस ऐड करके इसे आप सिंगुलर बना लेंगे,
क्योंकि हमने आपको बताया है कि वर्ब में जरूरत के अनुसार एस या ईएस जोड़कर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं या फिर सिंगुलर कोई हेल्पिंग वर्ब रखें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो आपने ईएस जोड़ दिया और कंप्लीट हो गया। इथिक्स टीचेस अस हाउ टू बिहेव and survive with others. And your next rule is when subordinate clause begins with so that, or when subordinate clause begins with so that or in order that. In this situation, the second clause, it means subordinating clause, must have may or might according to use, according to need. जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रारंभ सो दैट या इन ऑर्डर दैट से हुआ हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप आवश्यकता अनुसार मे अथवा माइट का प्रयोग करेंगे ही। हाँ, ये ऑप्शनल नहीं है मे या माइट, आपको देखना होगा। अगर फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद आप मे अप्लाई करेंगे। यदि फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है तो सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद आप माइट अप्लाई करेंगे। लेकिन याद रहे, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका लेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ सो दैट or in order that, then may or might must be applied in this clause. It means subordinating clause. Oh, subordinate clause. यानी कि जब subordinate clause का प्रारंभ so that या in order that से हुआ हो तो इस क्लॉज में may अथवा might का प्रयोग अवश्य करते हैं। मैंने अभी आपको बताया मे या माइट ऑप्शनल नहीं है। यदि इसके पूर्व आया क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो आप इस क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करेंगे, लेकिन यदि इसके पूर्व आया क्लॉज पास्ट टेंस में है तो आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज में माइट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं when subordinate clause begins with lest, when subordinate clause begins with lest, आप देख रहे हैं लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, then should is applied with subordinate clause. अगर subordinate clause लेस्ट से स्टार्ट है जिसका मीनिंग कहीं ऐसा ना हो कि होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब कंजक्शन दैट पर्पज एक्सप्रेस करे, जब कंजक्शन दैट उद्देश्य दिखलाए, उद्देश्य बतलाए, तो भी आप इस क्लॉज में यानी कि दैट के बाद जो भी क्लॉज यूज हो रहा है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वहां पर आप आवश्यकता अनुसार में अथवा माइट का यूज करते हैं या कर सकते हैं। जी, आप एग्जांपल देख रहे हैं और एग्जांपल है विनीता परिश्रम करती है ताकि वह पीसीएस परीक्षा में सफल हो सके। तो पहले इतने का ट्रांसलेशन किया जाएगा, यानी कि विनीता वर्क्स हार्ड। सो ताकि का मीनिंग होता है आप सो दैट कर दें या इन ऑर्डर दैट कर दें, दोनों का सेम मीनिंग होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इन ऑर्डर दैट भी कर सकते हैं या आप सो दैट भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। शी
परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके, सफल हो सके। ये आपने देखा सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद जो भी क्लॉज आता है वहां पर आप मे या माइट लगाते हैं। फिर उसके फर्स्ट वाला क्लॉज प्रेजेंट टेंस का है तो उस क्लॉज में आप मे का यूज करेंगे। सो दैट सी मे सक्सीड इन PCS एग्जाम। अगर ये पास्ट में होता तो उधर यहां पर माइट हो गया होता, लेकिन प्रेजेंट है इसलिए में ही रहेगा। नेक्स्ट है संभल कर चलें। ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से ही शुरू होता है, यानी कि हो जाएगा वॉक केयरफुली। और उसके बाद ये आपका कंजक्शन है कहीं ऐसा ना हो कि। याद करिए मैंने अभी क्या बताया है, कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी होती है लेस्ट, और इसके बाद दूसरा क्लॉज शुरू होगा। और मैंने अभी आपको बताया है जब सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रारंभ लेस्ट से हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। लेस्ट यू शुड स्लीप, आप फिसल ना जाए। देखिए ये सेंटेंस बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि मीनिंग लिस्ट होता है, और अभी आपने रूल में जाना है जब कोई क्लॉज लिस्ट से स्टार्ट हो वहां पर आप शुड का प्रयोग करते हैं। जी मैंने आपको लास्ट में नोट में बताया था कि जब कंजक्शन दैट से उद्देश्य परिलक्षित हो, उद्देश्य का भाव प्रकट हो, तो आप इस क्लॉज में या माइट का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका मीनिंग है दे वेटेड फॉर मोर टाइम, उन्होंने अधिक देर तक इंतजार किया, जिससे या ताकि वे उनसे मिल सके। तो याद रखें दैट उद्देश्य बताता है उन्होंने इंतजार किया, क्यों? मिल सके। उनका उद्देश्य मिलना था, मिलने के उद्देश्य के लिए उन्होंने और अधिक देर तक इंतजार किया। तो ये दैट आपका पर्पस दिखा रहा है, उद्देश्य दिखा रहा है। और जब कंजक्शन दैट से उद्देश्य का सेंस जाए तो इस क्लॉज में आप कैन नहीं मे या माइट का प्रयोग करते हैं। फिर मे या माइट ऑप्शनल नहीं है, इसके लिए आपको देखना होगा फर्स्ट क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज किस टेंस में है? देख रहे हैं फर्स्ट क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो आप पास्ट टेंस में है तो यहां पर मे नहीं बल्कि माइट का प्रयोग करेंगे, और इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो गया है। दे वेटेड फॉर मोर टाइम दैट दे माइट विजिट हिम। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सेंटेंस के दोनों क्लॉज कभी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। कंडीशनल सेंटेंस के दोनों क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में इफ या व्हेन से शुरू होने वाला स्थिति में इफ या व्हेन से शुरू होने वाले क्लॉज में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और जो बचा दूसरा क्लॉज है उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है। और आपने देखा कि किसी भी सेंटेंस के दोनों क्लॉज कभी फ्यूचर के नहीं हो सकते। अगर दोनों फ्यूचर के हैं तो हम क्या करें? तो मैंने आपको बताया इफ क्लॉज या व्हेन क्लॉज, मतलब जब जिस क्लॉज में इफ या व्हेन का प्रयोग हुआ हो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाने के लिए आप सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब में आप एस लगा सकते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो फिर डू या डस लगेगा। लेकिन ये सिंपल है, ये होगा नहीं। वर्ब में आप एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन यू को सिंगुलर मानते नहीं है, प्लूरल है,
तो बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल स्कोर हाई परसेंटेज। और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। बताया था मैंने इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट से होता है। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब इफ क्लॉज में कही गई बात इम्पॉसिबल हो, इमेजिन हो या अनरियल हो, यानी कि जब इफ क्लॉज में होने वाला कार्य असंभव हो, महज कल्पना मात्र हो, अवास्तविक हो, तो ऐसी स्थिति में और अगर इफ क्लॉज का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इफ क्लॉज में आप वर का प्रयोग करते हैं और जो बचा दूसरा क्लॉज वहां पर आप वुड का प्रयोग करते हैं, WOULD वुड का प्रयोग करते हैं। जी आप देख रहे हैं, यदि इफ क्लॉज में होने वाला कार्य इमेजिनरी है या अनरियल है या फिर इम्पॉसिबल है, यदि इफ क्लॉज में होने वाला कार्य इमेजिनरी है, अनरियल है या इम्पॉसिबल है और यदि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस क्लॉज में वर का प्रयोग होता है तथा जो बचा हुआ दूसरा क्लॉज होगा वहां पर आप वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इफ क्लॉज का सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुने, देखें और एग्जाम्पल आपके सामने है, जरा सोचें क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। यदि वह कछुआ हो जाए तो बहुत धीरे धीरे चले। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि वह कछुआ हो जाए तो बहुत धीरे धीरे चले। तो बताइए ये पॉसिबल है क्या? यदि तुम कछुआ हो जाओ, यदि मैं पंछी हो जाऊं तो मेरा पंछी होना या आपका कछुआ होना संभव है क्या? नहीं, महज कल्पना है, ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने बताया कि जब इफ क्लॉज में यदि में सिर्फ होता है, यदि इफ क्लॉज में जो भी कार्य हो रहा है, जो बताया जा रहा है वो इम्पॉसिबल है, वो महज इमेजिनेशन है, कल्पना है। तो और हमने ये भी बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इस क्लॉज में वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए बनाते हैं, इफ ही वर अ टॉर्टोइज, तो के लिए कॉमा लगाते हैं। बता दूं, जब किसी क्लॉज का प्रारंभ इफ या व्हेन से हो तो उसमें तो का सेंस देने के लिए आप कभी देन का यूज नहीं करते, उस देन के स्थान पर कॉमा लगाते हैं और उस कॉमा को ही देन पढ़ा जाता है। जी हो गया, इफ ही वर अ टॉर्टोइज। जब किसी सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं तो दोनों क्लॉज का अपना सब्जेक्ट सेपरेट होता है। अगर दोनों क्लॉज में सेपरेट सब्जेक्ट नहीं दिया है तो जो सेकंड क्लॉज है उसका सब्जेक्ट भी हम वही बनाते हैं जो फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट है, यानी कि यहां ही है, हम यहां ही कर देंगे। और आपने जाना है कि सेकंड क्लॉज में आप वुड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया, ही वुड मूव स्लोली या मूव सो स्लोली। देखिए आप सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, यदि बच्चे बंदर हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? ये भी महज कल्पना है, अनरियल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन दिया है तो हमें बनाना होगा। यदि बच्चे बंदर हो जाएं तो सभी बगीचे नष्ट हो जाएं। तो आपने देखा है जब
इमेजिनेशन हो, अनरियल हो, इम्पॉसिबल बात हो और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसमें आप वर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे और इसका हो जाएगा, देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लूरल है तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। इफ चिल्ड्रन, पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है, सिंपल सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब है यहां होना तो बी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बिकेम। इफ चिल्ड्रन बिकेम मंकीज, और हमने बताया तो के लिए आप कॉमा लगाएंगे। सभी बगीचे नष्ट हो जाएं, देखिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस। हम कैसे जाने कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई कार्य दूसरे के द्वारा होना पाया जाता है वो पैसिव होता है। जैसे बगीचे अपने आप थोड़ा नहीं नष्ट होते, नष्ट किए जाते हैं। पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, अपने आप पढ़ते हैं, क्या कोई दूसरा पढ़ाता है। तो जब भी कार्य का किसी दूसरे के द्वारा होना पाया जाए तो पैसिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहां पर जो इस पैसिव का सब्जेक्ट है ऑल द गार्डन्स, ऑल द गार्डन्स, ऑल द गार्डन्स, और दूसरे में आप वुड का प्रयोग करते हैं। और आपको जानना चाहिए वुड मॉडल है, और जब कोई भी मॉडल का यूज हो तो पैसिव वॉइस में उसके साथ बी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा वुड बी। और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो डिस्ट्रॉय का हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से ये सेंटेंस बन चुका है, आपको इसकी थीसिस क्लियर हुई होगी। जी मैं आपको नेक्स्ट रूल के अंतर्गत बताने जा रहा हूं कि जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी बात का उल्लेख हुआ हो जो अतीत में हो सकती थी, जो पहले हो सकती थी, जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए आप इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, इफ क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं तथा जो दूसरा क्लॉज है उसमें आप वुड हैव का प्रयोग करते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कैन हैव, शुड हैव, मे हैव, विल हैव, वुड हैव। तो जब किसी भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव जोड़े आता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जी आप इस रूल के अंतर्गत देख रहे हैं, जब कंडीशनल सेंटेंस में ऐसी बात का उल्लेख हुआ हो जो अतीत में मीन्स पास्ट में पूरी हो सकती थी परंतु पूरी हुई नहीं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं तथा दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वुड हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता
करता। देखिए यहां पर फर्स्ट क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज देख रहे हैं, मेरे पास आया होता। इस क्लॉज में ऐसी बात का उल्लेख है जो पहले हो सकती थी, वो मेरे पास आ सकता था बट आया नहीं। रूल यही है, जो बात जो कार्य अतीत में हो सकता था बट हुआ नहीं, या ये वो मेरे पास आ सकता था बट आया नहीं। सेंस ये दे रहा, यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता करता या किया होता। तो वो आ सकता था बट आया नहीं, तो सोचिए कैसे बनाएंगे इफ क्लॉज को, किससे बनाते हैं। अभी आपने देखा है, आपको बताया गया है इफ क्लॉज को कैसे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। और पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इफ ही हैड कम टू मी, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम का कम ही होता है, कम टू मी, तो के लिए आप कॉमा लगाते हैं और हो गया मैं उसकी सहायता करता या उसकी सहायता किया होता, हो जाएगा आई। अब दूसरे में वुड हैव का प्रयोग करते हैं, आई वुड। जी आप देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर जो इफ क्लॉज में कार्य हो रहा है वो पहले हो सकता था बट हुआ नहीं, और ऐसा कंडीशन दिखाने पर आपको बताया गया है इफ क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं, और दूसरी क्लॉज में आप वुड हैव का प्रयोग किया करते हैं, साथ में लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी मैं आपको इस नए रूल के अंतर्गत बताने जा रहा हूं कि डिस्क्राइब, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे वर्ब्स के विषय में बताने जा रहा हूं जिन वर्ब्स के बाद एस का प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो जाता है, और वे वर्ब कौन कौन सी हैं सुने। डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, ट्रीट, डिफाइन, रिप्रेजेंट, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एज का प्रयोग अवश्य होता है। एज ना प्रयोग किए जाने पर ऐसे सेंटेंस इनकरेक्ट होते हैं। जी आपने देखा, जी आप देख रहे हैं यहां ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, ट्रीट, डिफाइन, रिप्रेजेंट आदि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एज का प्रयोग अवश्य करते हैं। आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स के विषय में आपको बताया गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ उसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य होता है। ऑब्जेक्ट ना रहने पर ट्रांजिटिव वर्ब अपना सेंस क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए जब भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रखना है तो ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और यह रूल कहता है डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, ट्रीट, डिफाइन, रिप्रेजेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है ट्रांजिटिव वर्ब है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद एस का प्रयोग करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। जी आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये फर्स्ट है, नलिनी रिगार्ड्स रोहन हर ब्रदर। इसका मतलब है नलिनी रोहन को अपना भाई मानती है। रिगार्ड मानना होता है या सम्मान देना होता है, रोहन को अपने भाई की तरह सम्मान देती है, मतलब अपना भाई मानती है। और ये रिगार्ड है, ये उन वर्ब में शुमार है जिनके बाद एस का प्रयोग होता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना बेहद जरूरी है। और अगर एस का प्रयोग किया जाएगा वो यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद एस का प्रयोग होता है। आप बात को समझ रहे होंगे। describe describe the facts they
न्यू, यानी कि इसमें कहा गया बच्चे फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया, बताए, जो वे जानते थे, जो भी उन्हें पता था, बच्चों ने उन्हें बताया, उन्हें डिस्क्राइब किया। और याद रहे यहां डिस्क्राइब आया है, डिस्क्राइब भी उन ट्रांजिटिव वर्ब्स में से है जिनके बाद एज का प्रयोग होता है। द फैक्ट, ये एज ऑब्जेक्ट आया है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और बताएगा इनके बाद एज आता है, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद आप एज का प्रयोग करेंगे। अगर ये एज हम नहीं लगाते तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट था। आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। हाँ, मैंने आपको अभी बताया कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद एज का प्रयोग करना ही करना है। तो याद रहे, अब मैं आपको ऐसे कुछ वर्ब्स बताने जा रहा हूं, वो वर्ब ही ट्रांजिटिव ही हैं जिनके बाद ना तो हम एज का प्रयोग करते हैं और ना ही टू का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं, मैं आपको वेल चूजन एंड वेल सेलेक्टेड रूल्स ऑफ वर्ब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेहद इंपॉर्टेंट, यूजफुल ये रूल हैं। आप इस बात का रियलाइज कर रहे होंगे। आप प्रोत्साहन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको टॉपिक ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, काफी इंपॉर्टेंट लगता है, आपको पसंद आता है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, हम देख रहे थे ऐसे वर्ब। अभी हमने देखा था ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स के विषय में जिनके बाद एज का प्रयोग करना नितांत आवश्यक था। उन वर्ब्स में अभी देखा था वो डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, ट्रीट, डिफाइन थे। लेकिन अब हम ऐसे वर्ब्स देख रहे हैं, ये वर्ब भी ट्रांजिटिव हैं। डेयर, नीड, थिंक, नेम, सी, चूज, अपॉइंट, मेक, हियर, ये ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके साथ ना तो हम एज का प्रयोग करते हैं और ना ही टू का। बेहद अटेंटिव होकर, बेहद केयरफुल होकर ऐसे वर्ब्स को जानिए, समझिए, जिनके बाद हम एज या टू का प्रयोग नहीं करते। ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, लेकिन इनके बाद एज या टू का प्रयोग नहीं होता। आपने देखा डेयर, नीड, थिंक, नेम, सी, चूज, अपॉइंट, मेक, ये आदि वर्ब हैं जिनके बाद एज या टू नहीं लगाते। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यह आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है और यह कमिटी अपॉइंटेड मी एज अ टीचर। कमिटी ने मुझे टीचर के रूप में अपॉइंट किया। तो याद रहे, ये जो अपॉइंट है वो अपॉइंटेड, ये उन वर्ब में शुमार है जो ट्रांजिटिव तो हैं, लेकिन जिनके बाद ना तो एज आता है ना टू आता है। ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे, ये इनकरेक्ट हो गया। कहां पर इनकरेक्ट है और करेक्ट कैसे करेंगे? ये इनकरेक्ट इसी एज के कारण है और आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको रिमूव करना होगा इस एज को और कंप्लीट हो जाएगा कमिटी अपॉइंटेड मी अ टीचर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेकेंड एग्जांपल। यूसुफ नीड नॉट टू कम हियर। यूसुफ को यहां आने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये नीड, ये उन वर्ब में शुमार है जो ट्रांजिटिव है और जिनके बाद ना तो एज लगता है और ना ही टू। याद है इसके बाद टू आया है, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अगर आप करेक्ट सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहां से आपको टू को रिमूव करना होगा और उसके बाद ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यूसुफ नीड नॉट कम हियर। आज यहीं तक। हम रूल्स ऑफ वर्ब का पार्ट 4 लेकर बहुत शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू।